सभी भैयाओं को नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं कालू राम और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरोह भाग 2 का तीसरा पार्ट, जिसके कवि का नाम है कुंवर नारायण। कवि कुंवर नारायण आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। उसके अलावा आत्मजयी जो इनका प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास जो इनका कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार इनका सामान्य लेखन है। उनके जो द्वारा पुरस्कार जो अर्जित किए गए हैं, जो उन्हें पुरस्कार दिए गए, जो पुरस्कार प्राप्त हुए, उन प्रमुख पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे महान और बड़े पुरस्कारों को इन्होंने प्राप्त किया है। आगे हम देखेंगे तो न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, जैसी पंक्तियों को लिखने वाले कुंवर नारायण के द्वारा कहा गया है कि गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। यानी वो कहते हैं कि गर्द से ढकी हुई, गर्द का तात्पर्य होता है धूल, धूल से ढकी हुई हर वह पुस्तक जिसे खोलने की ज़रूरत है, ऐसा कहने वाले कुंवर नारायण ने अपना लेखन कार्य 1950 के आसपास शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख यानी चिंता या चिंतन से भरे हुए लेख लिखे, कहानियों और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। अन्य कई प्रकार की जो कलाएं हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी समीक्षात्मक लेख लिखे हैं। किंतु कविता की विधा में को उनके सृजन कर्म की कविता को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता मिली। यानी उन्होंने जितने प्रकार के लेख लिखे उनमें कविताओं को ज़्यादा महत्व दिया। जो उनके सृजन कर्म हैं उनमें कविताओं को हमेशा प्राथमिकता मिली। नई कविता के दौर में जब 1950 के बाद जो लिखी गई रचनाएं, 1960 के बाद लिखी गई रचनाएं, उन्हें नई कविताएं कहते हैं। तो नई कविताओं के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। कहने का मतलब है कि कुंवर नारायण ने जब अपनी रचनाओं का जब साहित्य में जब प्रबंध काव्य के स्थान पर कविता में लंबी कविताएं जब लिखने लगी, अर्थात प्रबंध काव्य का स्थान जब लंबी कविताओं ने लिया, उस समय कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रच करके भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यानी जब प्रबंध काव्य लिखे जा रहे थे उस दौरान उसके बाद लंबी कविताएं लिखी जाने लगी, तो प्रबंध काव्य का स्थान जब लंबी कविताओं ने लिया, उस दौरान भी कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रच करके पूरे साहित्य में, पूरे हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, यानी उनकी कविताएं किसी प्रकार की उलझन पैदा नहीं करती। अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन भाव जो है वो उसकी कविताओं में नजर आता है। आगे कवि कुंवर नारायण जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, यानी उनकी कविताओं में विवरण जो है वो नहीं के बराबर मिलता है। साथ ही साथ परवैयक्तिकता और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के सामने प्रकट होता है। तो हमारे सामने कविता में जो व्यक्तिकता है और सामाजिक ऊहापोह का जो तनाव पूरी व्यंजकता के साथ में आता है। एक पंक्ति में अगर कहे तो इनकी तटस्थ वीत राग दृष्टि, नोच
खसोट हिंसा प्रतिहिंसा के सहमे हुए एक संवेदनशील मन में आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका परिचय जो सामान्य सा परिचय है। अब हम पढ़ते हैं कवि कुंवर नारायण द्वारा, पढ़ते हैं हम यहाँ कवि कुंवर नारायण द्वारा हमारे पाठ्य पुस्तक में दो कविताएं संग्रहित की गई है। एक कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी। अब इन दोनों कविताओं का जो मूल भाव है वो यहाँ दिया गया है, यानी उनका पाठ परिचय यहाँ दिया गया है। यहाँ कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता कविता के बहाने, अर्थात कविता का नाम है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है, यानी इन दिनों नामक जो संग्रह है उसमें से यह कविता ली गई है। आज का समय कवि जो है वो इस समय ये बताता है कि वर्तमान समय कविता को लेकर के थोड़ा संशय वाला समय है। कवि को ऐसा लगता है कि आने वाला समय ऐसा आएगा जिसमें कविता का वजूद नहीं रहेगा, कविता का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और उसका कारण है मशीनी युग। लेकिन ऐसे समय में कवि जो कविता की संभावनाएं तलाशते हुए ये कहता है कि कवि की कविता और एक बच्चे का खेल लगभग समान होते हैं। कवि यहाँ बताता है कि आज का समय कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है, यानी कविता का वजूद, महत्व जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। उसे ऐसा शक है कवि को ऐसा शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। वर्तमान समय मशीनी युग है और इस दबाव की वजह से कविता का अस्तित्व धीरे धीरे शायद नहीं रहेगा या खत्म हो जाएगा। इस तरह से कवि ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यानी ऐसा समय जब कवि को ये लगता है कि आने वाला समय कविता के वजूद को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और यहाँ कविता का वजूद लगभग खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में यह जो कविता है वो ये बताती है कि आने वाला समय भी कविताओं की अपार संभावनाओं को टटोलने का हमें एक अवसर देती है, यानी हमें एक अवसर प्रदान करती है कि हम कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का प्रयत्न करें। कविता के बहाने एक यात्रा है, यानी कवि इस कविता में कविता के बहाने हमें एक यात्रा बताता है, जो यात्रा चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी एक चिड़िया की यात्रा होती है, एक फूल की यात्रा होती है और एक बच्चे की यात्रा होती है। इन सब में समान भाव लेकर के आगे बढ़ती हैं। कवि आगे कहता है कि एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। एक और तो प्रकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दूसरी ओर अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ एक छोटा सा बच्चा। इसमें ये कहा गया है, कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ अंतर भी बताया गया है। कवि ये कहता है कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है। एक चिड़िया जब आसमान में उड़ती है अपने पर फैला करके अपना लक्ष्य नापने के लिए, जब वह आसमान में उड़ती है तो उसकी भी एक सीमा है। यानी चिड़िया जितना उड़ सकती है उतना ही उड़ सकती है, उसकी सीमा के बाहर जाकर के वह उड़ान नहीं भर सकती है, तो उसकी अपनी एक सीमा है। फिर कवि दूसरा उदाहरण देता है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। दूसरा उदाहरण उन्होंने यहाँ कवि ने फूल का दिया है। कवि कहता है कि फूल जब खिलता है तो खिलने के साथ ही यह निश्चित हो जाता है कि इस फूल का भी कभी न कभी अंत अवश्य होगा। कवि ये कहता है कि फूल खिल गया और खिलने के बाद उसकी परिणति निश्चित है, यानी उसका अंत, उसका परिणाम जो है वो अवश्य होने वाला है। और परिणाम ये है कि फूल खिलने के बाद मुरझा जाएगा, वह कभी अनंत समय तक नहीं रह सकता है। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं, लेकिन जब बच्चा खेल खेलता है तो कवि ये कहता है कि उसके सपने बहुत ही असीम होते हैं, यानी उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो सारी सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ जाता है। अर्थात जिस प्रकार चिड़िया जो है वो उसकी उड़ान की सीमा होती है, फूल के खिलने का भी और उसके परिणत होने का भी एक निश्चित समय होता है। लेकिन बच्चा जब खेल खेलता है तो उस खेल में उसके जो सपने होते हैं वो असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। बच्चा खेल में सारी सीमाएं तोड़ देता है, उसमें सीमाओं का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है। कवि कहता है कि कविता भी उसी बच्चे का एक खेल है और शब्द इस खेल में जो, और कविता के अंदर जिस प्रकार से शब्द होते हैं वो उस कवि के खेल में जड़
चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी के उपकरण मात्र हैं। यानी जड़ है, चेतन है, अतीत है, वर्तमान है और भविष्य, ये उस खेल के उपकरण होते हैं जो उस कविता में शब्द होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। इसलिए कवि कहता है कि जहाँ कहीं भी कुछ न कुछ नया किया जाएगा, कुछ न कुछ रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां पर बच्चे के सपने की भांति ये सारी सीमाएं टूट जाएगी, उसके बंधन खुद ब खुद अपने आप टूट जाएंगे। वो वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों न हो। यानी जब बच्चा खेलता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस घर में है और किस स्थान पर खेल रहा है। ऐसे ही कवि जब अपनी कविता करता है तो उस कविता का महत्व केवल एक दिन के लिए, एक समय के लिए या एक स्थान विशेष के लिए नहीं होता। वह कविता बड़े लंबे समय तक रहती हैं। उसका महत्व आने वाली कई सीमाओं को पार करते हुए भविष्य की ओर देखता है और कई पीढ़ियों की ओर वह महत्वपूर्ण अपना वजूद जो है वो कायम रखती हैं। उदाहरण के तौर पर कहें कि एक कविता जो प्रेमचंद के दौर पर लिखी गई, एक कविता जो चंद बरदई के दौर पर लिखी गई, एक रचना जो भगवत गीता के समय लिखी गई, लेकिन उन सभी कविताओं का महत्व आज भी उसी प्रकार बरकरार हैं। सारी सीमाएं, समय की जितनी भी सीमाएं थी वो सारी सीमाएं तोड़ दी गई और आज भी उस कविता का, उस रचना का और उस भाव का आज भी वजूद महत्वपूर्ण है और बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कविता लिखी जाती है तो उसका महत्व एक समय के लिए नहीं होता, वह आने वाली कई पीढ़ियों के लिए उसका महत्व बना रहता है। इसका यही तात्पर्य है कि कविता जो है उसका वजूद आने वाले समय में भी बना रहेगा। यह इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयत्न करते हैं। आगे कवि दूसरी कविता के माध्यम से बताते हैं। उनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी। यानी बात जो है वो बिल्कुल सीधी थी, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से लिया गया है। यानी कोई दूसरा संग्रह नहीं, उस संग्रह से यह कविता ली गई है जिसका नाम है बात सीधी थी। पर इस कविता में कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा का सहजता की बात कही गई है। यानी कोई भी कविता जब लिखी जाती है तो उसे सहज भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। उन भावों को प्रकट करने के लिए कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो भाषा उलझ जाएगी और पाठक को जो संदेश देना चाहती है वह संदेश नहीं दे पाती है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। यानी कोई भी बात बताने के लिए कोई ऐसे शब्द होते हैं, वो नियत होते हैं और उसी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, कोई भी स्क्रू होता है, कोई पेंच होता है, वह एक निश्चित खांचे में ही फिट हो सकता है। अगर आप उस स्क्रू के माप से, यानी उस पेंच के माप के बड़े खांचे में फिट करोगे तो वहाँ फिट नहीं हो पाएगा, और उसे छोटे खांचे में फिट करने का प्रयत्न करोगे तो वहाँ पर भी वह किसी प्रकार से फिट नहीं हो पाता है और नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हर बात को बताने के लिए कोई निश्चित शब्द होता है और उस शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। उस शब्द के अलावा किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वह बात अपूर्ण रह जाएगी और सही तरह से पाठक तक नहीं पहुंच पाएगी। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के अपने विशेष अर्थ हैं। यानी जो शब्द होते हैं हम उसे पर्याय के रूप में तो जानते हैं, परंतु पर्याय के रूप में आने वाले हर शब्द का अपना एक विशेष अर्थ है। जो किसी का पर्याय होता है परंतु किसी विशेष संदर्भ में वह कोई विशेष अर्थ देता है। इसलिए जिस संदर्भ में जिस बात को या जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए उसी शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए, तो कविता अपना मूल भाव और सही भाव प्रकट करती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है। यानी जब कोई अच्छी बात बतानी हो या कोई अच्छी कविता बनानी हो तो उस अच्छी कविता के लिए, उस अच्छी बात के लिए वह सही शब्द ही जुड़ना चाहिए, तभी जाकर के वह सही भाव प्रकट करती हैं। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है और वह सहूलियत के साथ हो जाता है। और कवि ये कहता है कि जब ऐसा करना हो और जिस बात को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस बात को बताने के लिए, उस भाव को समझाने के लिए किसी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता
नहीं पड़ती हैं और वह बड़ी आसानी से बड़ी सहूलियत के साथ पाठकों तक पहुंच जाती हैं। कवि यहाँ उस पेज का वर्णन करता है कि जब सही खांचे के लिए सही पेज का चयन किया जाएगा तो वह पेज आसानी से उस खांचे में फिट हो सकता है, उस खांचे में बैठ सकता है। उसके लिए न तो कुछ और लगाने की ज़रूरत है या न कोई दबाव लगाने की ज़रूरत है और आसानी से वह पेज जो है वो फिट हो सकता है। ऐसे ही शब्द भी जो है वो सही बात को बता सकता है। इस तरह कवि कुंवर नारायण ये दो कविता जो है वो इसके माध्यम से बताता है। पहली कविता थी कविता के बहाने और दूसरी कविता थी बात सीधी थी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता के बहाने और बात सीधी थी दोनों ही कविताओं का भावार्थ शिल्प सौंदर्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।